वेलकम टू फिल्म ची। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ड्यून पार्ट 2 की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। हम आज आपको उसकी एंडिंग समझाएंगे। तो डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित ड्यून पार्ट 2 आखिरकार बड़े पर्दे पर आ गई है। फिल्म में टिमोथी शॉलमेट, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर आइजैक, जोश ब्रॉलिन, डेव बैटिस्टा, जेंडिया, जेसन मोमोआ और जेवियर बार्डेम मुख्य भूमिकाओं में हैं। चूंकि ये एक फैंटेसी साई-फाई एक्शन फिल्म है, तो हमने सोचा कि ये आपको फिल्म की झलक दिखाने, एंडिंग के बारे में बात करने और कुछ डिटेल्स बताने का अच्छा मौका होगा, ताकि आप फिल्म का पूरा मजा ले सकें। पर सावधान, आगे फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो सीधे वीडियो में चलें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मदद मिलती है। तो थैंक यू। चलिए अब फिल्म की कहानी को थोड़ा समझते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नए किरदार के नरेशन से होती है, जो शायद कैटेन ग्रह से है। पता चलता है कि वो राजकुमारी इरुलान कोरिनो है, जो चुपके से बताती है कि पॉल आट्रेडिस शायद अभी भी जिंदा है, जबकि उसका पिता सम्राट शेडैम फोर्थ आट्रेडिस खानदान के पतन के बाद निराश है। सम्राट, जिसका पूरा नाम शेडैम कोरिनो फोर्थ था, वो पदीशा वंश का 81वां और अंतिम सदस्य था। ये पद उसे पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा खौफनाक मानी जाने वाली कुलीन फौज सर डुकार पर कानूनी अधिकार और नियंत्रण देता है। पहली फिल्म में सबसे बड़ा खतरा बैरन हरकोनेन था, जिसने आट्रेइडीस परिवार पर हमला किया और पॉल आट्रेइडीस के पिता लेटो आट्रेइडीस को मार डाला था, जिसकी भूमिका निभाई थी ऑस्कर आइजैक ने। लेकिन उसकी हरकतें असल में कहानी के असली विलेन शेडैम से जुड़ी हुई थी। उसे सम्राट ने आदेश दिया था और वही इस घटना के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। सम्राट शेडैम ने करिश्माई और सम्मानित लेटो आट्रेइडिमिस द्वारा सम्राट के पद से हटाए जाने से बचने के लिए आट्रेइडीस खानदान को नष्ट करने की कोशिश की। इसलिए उसने अराकिस पर हमला करने के लिए सरडुकार के सैनिकों को हरकोनेन को उधार दिए थे। पहली वाली फिल्म में तो ये सम्राट शेडैम IV नजर ही नहीं आया था। उसकी कहानी किताब में कहीं 700 पन्नों बाद शुरू होती है, मगर असली खतरा पॉल और उसके परिवार के लिए ये सम्राट ही है। ये वो खलनायक है जो उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकता है, हरकोनेन नहीं। रास्ते में जब पॉल और जेसिका स्टिलगर के फ्रीमैन साथियों के साथ सिच ट्रैवल जा रहे होते हैं, तो हरकोनेन्स उन पर घात लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फ्रीमैन उनका मुकाबला कर लेते हैं। इस हमले के बाद पॉल और जेसिका फ्रीमैन के रहन सहन को देखकर हैरान रह जाते हैं। घबराते हुए वो आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां डंकन इडाहो ने फ्रीमैन बनना सीखा था। इस गुफा वाले ठिकाने, जिसे सिच कहा जाता है, में फ्रीमैनों को शक होता है कि पॉल और जेसिका जासूस हैं। लेकिन कुछ फ्रीमैन उन पर भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि एक माँ बेटे की जोड़ी अराकिस के ग्रह के लिए खुशहाली लाएगी। उनकी नजर में पॉल वही भविष्यवाणी वाला आदमी है जिसे लिसान अल गैब यानी बाहरी दुनिया से आई आवाज कहा जाता है। स्टिलगर जेसिका को बताता है कि उनके समुदाय की धर्मगुरु मर रही हैं। वो दूसरी महिलाओं और भविष्यवाणी मानने वालों के साथ मिलकर जेसिका को जीवन का पानी पिलाने के लिए मजबूर करता है। ये जहर बहुत खतरनाक होता है। आमतौर पर ये मर्दों के लिए जानलेवा होता है, लेकिन अगर कोई औरत इसे पी लेती है तो वो नई धर्मगुरु बन सकती है। तो फिल्म में जेसिका जहर को बदल लेती है और बच जाती है, मगर इसके साथ ही उसे अपने खून की नस्ल और रेवरेंड मदर्स की सारी यादें भी मिल जाती हैं। पर फ्रीमैन लोगों को ये नहीं पता कि जेसिका पॉल की बहन के बच्चे की मां बनने वाली है और प्राण जल यानी कि द वाटर ऑफ लाइफ ने उसकी बेटी की आत्मा को जन्म से पहले ही जगा दिया है। अब जेसिका पेट में ही अपनी बेटी से बात करने लगती है। वो मानती है कि एरेकिस के उत्तरी हिस्से के लोगों को पहले भविष्यवाणी
यानी प्रोफेसी पर यकीन दिलाना जरूरी है, खासकर कमजोर दिमाग वालों को। मगर चानी और उसकी सहेली शिशाकली इस भविष्यवाणी को झूठा मानती हैं और सिर्फ फेडायकिन की ताकत यानी साथ मिलकर लड़ने वाले योद्धाओं की ताकत में भरोसा रखती हैं। लेकिन जब पॉल भाषण देता है कि वो ताकत नहीं चाहता, सिर्फ उनके साथ लड़ना चाहता है, तो चानी उसका सम्मान करने लगती है। ये फ्री योद्धा एक मजबूत समाज बनाने के लिए और अपने धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं। वो एक ऐसे मसीहा की तलाश में है जो उनके दुश्मनों को सजा देगा। उनकी ट्रेनिंग नर्क जैसी मुसीबतों को सहने की है और उनका जोश धर्म से मिलता है। ये वाला पार्ट मजेदार है। ये बताता है कि कैसे पॉल फ्री मैन बन जाता है। वो उनकी भाषा सीखता है और मुश्किल टेस्ट पास करता है, जैसे कि शाही हुलूद की सवारी करना। ये बहुत बड़ा रेगिस्तानी कीड़ा होता है जो पहाड़ों को भी गिरा सकता है। धीरे धीरे चानी से उसका प्यार पनपता है और वो फेडायकिन योद्धा बन जाता है। वो हार्कोनन के मसाला इकट्ठा करने वालों पर हमला करने में मदद करता है। इसी दौरान फ्रीमैन उसे मुअद्दीब और उसूल नाम से पुकारने लगते हैं। मुअद्दीब दरअसल फ्रीमैन भाषा में रेगिस्तानी चूहे को कहते हैं। स्टिलगर के मुताबिक ये चूहा बहुत होशियार होता है और रेगिस्तान में खुद को पानी बना सकता है। किताबों में यह भी बताया गया है कि ये चूहा एराकिस के एक चांद से जुड़ा होता है, जिससे पॉल और लिसान अल गैब के बीच समानता बनती है। जेसिका अपने अजन्मे बच्चे की आवाज सुनकर पॉल को उस रास्ते पर ले आती है जिस पर वो खुद नहीं जाना चाहता। ये रास्ता पॉल के आसपास एक धर्म बनाने का है, जिसमें जेसिका खुद भी एक बड़ी लीडर बन चुकी है। माँ बेटे में इस बारे में बहस भी होती है। फिर जेसिका दक्षिण की ओर चली जाती है ताकि वहां के फ्रीमैन लोगों को लिसान अल गैब के बारे में बताए। इधर रेबैन मसाले के कम उत्पादन से परेशान है। वो फ्रीमैन लोगों पर हमले बढ़ा देता है ताकि बैरन को खुश कर सके। फिर वो अपने असली घर गिडी प्राइम वापस चला जाता है। वहां बैरन का दूसरा भतीजा फयाद रौथा अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर ग्लैडिएटरों की लड़ाई करवा रहा होता है। मार्गो फेनरिंग नाम की एक और औरत, जिसे रेवरेंड मदर मोहियम ने भेजा है, फयाद को फंसा लेती है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर पॉल सच में मर गया हो तो फयाद के जीन सुरक्षित रहें। कुछ समय के लिए फयाद ही बैरन यानी ना बैरन का उत्तराधिकारी बन जाता है। बुरे आदमी बैरन को अपनी गद्दी पक्की करनी है, इसलिए वो पहले रावण नाम का एक बहुत क्रूर शासक बनाएगा, जिससे लोग परेशान होकर फयाद को अपना राजा मान लेंगे। ये फयाद भी पॉल एट्रेडस की तरह सदियों पुराने बीने गैसरेट नाम के गुट के बनाए गए बच्चे हैं। ये गुट खास तरह के लोगों को आपस में शादी कराकर ताकतवर संतान पैदा कराना चाहते थे। उनकी असली मंशा ये थी कि फयाद और पॉल में से कोई एक ही क्विजार्ट हेडरेच बन पाए, लेकिन लेडी जेसिका ने इनके प्लान बिगाड़ दिए और पॉल को जन्म देकर उनके मिशन में खलल डाला। अब फयाद और पॉल, दो दुश्मन खानदानों के वंशज, आपस में लड़ रहे हैं। बीने गैसरेट को डर है कि कहीं इनमें से कोई मर न जाए, नहीं तो उनकी हजारों साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मार्गोट फेनरिंग नाम की एक औरत को फयाद को फंसाने के लिए भेजा है, ताकि फयाद का बच्चा हो जाए और उनका खून बचा लिया जाए। इस बीच जेसिका उत्तर में अपना धार्मिक काम पूरा कर लेती है और फिर दक्षिण में जाकर कट्टरपंथियों को एकजुट करने की कोशिश करती है। पॉल उनकी इन हरकतों से गुस्से में है। उसे डर है कि कहीं वैसा ही धर्म युद्ध ना हो जाए जैसा उसने पहले भविष्यवाणी की थी। वो मसीहा बनकर दक्षिण नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उत्तर में ही रहकर हार्कोनेंस से लड़ना चाहता है। इस बीच जेसिका को पता चलता है कि जहर जैसा लगने वाला जीवन का पानी दरअसल एक विशाल रेत के कीड़े सैंडवर्म का तरल पदार्थ है, लिक्विड स्टेट में,
जो उसके डूबने पर निकलता है। दूसरी तरफ बैरन अपने भतीजे रेब्बान को नाकामयाब होने पर पद से हटा देता है और फयाद रौथा को अराकिस का शासक बना देता है। इसके बाद पॉल को पता चलता है कि गुर्ने हेलेक जिंदा है और तस्करों के साथ जुड़ गया है। जब गुर्ने देखता है कि पॉल युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वो उसे एट्रीडीज हाउस के छिपे हुए परमाणु बमों तक ले जाता है। फयाद की फौजें सीज टैबर पर हमला करती हैं, जिसमें शिशकली मारा जाता है। पॉल समेत बाकी बचे हुए लोग दक्षिण की तरफ भागने को मजबूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो तो लड़ाई के शोर में चूहे की चीख जैसी आवाज आती है, ठीक वैसे ही जैसा रबाबान फ्रीमैन लोगों को समझता है। इस हमले में सीज टैबर के नीचे का पवित्र जल का कुआं भी नष्ट हो गया है। ये कुआं फ्रीमैन लोगों के मृत पूर्वजों की आत्माओं का घर माना जाता है, इसलिए अब पवित्र माना नहीं जाएगा। चानी की मनाही के बावजूद पॉल उस पवित्र जल को पी लेता है। वो मरता नहीं है, बल्कि अतीत और भविष्य को और साफ देखने लगता है। साथ ही उसे अपनी बहन आलिया के भविष्य का पता चलता है। उसे अपनी बहन आलिया का भविष्य दिखाई देता है और उसे ये पता चलता है कि बैरन उसका नाना है। दक्षिणी फ्रीमैन सरदार उम्मीद करते हैं कि पॉल नेतृत्व के लिए स्टिलगर को चुनौती देगा, लेकिन पॉल इन अफवाहों को खारिज कर देता है। आखिरकार वो अपने मसीहाइयों के भाग्य को स्वीकार कर लेता है, खुद को लिसान अल गैब घोषित करता है और स्टिलगर को बल से हटाने से इनकार करता है। वो इसे लड़ाई से पहले एक अच्छा चाकू तोड़ने जैसा बेवकूफी भरा काम मानता है। इस तरह वो फ्रीमैन लोगों का पूरा नेतृत्व ले लेता है और सम्राट को चुनौती देता है, जो इरुलान, मोहम्मद और साडौकर सेना के साथ आर्किस पर आता है। फिल्म किताब की तरह ही खत्म होती है। बादशाह शेडैम फोर्थ एरेकिस पहुंचता है। वो वहां फ्रीमैन विद्रोह को दबाने और हार्कोनेंस को नाकामयाब होने के लिए डांटने आया है, क्योंकि ये तो बादशाह का ही गंदा काम था। असल में पॉल ने ही मुआदीब बनकर बादशाह को बुलाया था। तभी एरकीन के किले पर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। ये पॉल का ही दांव था। फिर रेत के कीड़ों पर सवार होकर फ्रीमैन सर डॉकर की फौज को धूल चटा देते हैं और एरकीन के किले की दीवारों को तोड़ देते हैं। बहरहाल फिल्म में हर कोई जिस शील्ड वॉल को मिटाने के लिए रेत के कीड़े और परमाणु बम लाने की बात कर रहा है, वो कोई स्पेशल फोर्स वाली फील्ड दीवार नहीं है। असल में वो चट्टानों की एक प्राकृतिक दीवार है जो एरेकिस के सबसे खतरनाक इलाके को बाकी ग्रह से बचाती है और हाँ, गर्नी भाग रहे रबेवेन को मार देता है। किताब के उलट पॉल की फौज को दक्षिण कट्टरपंथी फ्रीमैनों की मदद मिलती है। ये फिल्म सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पॉल के लोग उसे कितना मानते हैं। किताब में फ्रीमैन पहले से ही काफी धार्मिक थे। फिल्म में नॉर्दर्न और सदर्न फ्रीमैन के अलग अलग धर्मों का फर्क डाला गया है। ये असल में किताब में नहीं है। राजधानी जीतने के बाद पॉल बैरन को मार देता है, यानी उसने अपने नाना को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया। किताब में बैरन को पॉल की बहन आलिया मारती है, मगर फिल्म में वो अभी पैदा भी नहीं हुई है। फिर वो सम्राट और उसकी फौज को रेजिडेंसी ले जाने का हुक्म देता है। वहां वो धमकी देता है कि अगर सम्राट ने हार नहीं मानी तो वो हमेशा के लिए स्पाइस खत्म कर देगा। तो फिर पॉल दावा करता है कि वो अभी भी एरेकिस का ड्यूक है। यूं कहें तो उसके परिवार को खत्म करने के लिए एरेकिस पर किया गया हमला अवैध था। पॉल ये भी कहता है कि वो राजकुमारी इरुलैन से शादी करके गद्दी हासिल करेगा। ये सब कहकर वो उन लोगों को ये बताना चाहता है कि मसाले यानी कि स्पाइस पर उसका कब्जा है। इसके बाद हैरकोनेन खानदान के असली उत्तराधिकारी को बुलाया जाता है, जो कि सम्राट के चैंपियन के तौर पर लड़ाई करेगा। मतलब अगर पॉल फैद को मार देता है तो वो परोक्ष रूप से गद्दी हासिल कर लेगा। किताब में इस सामंती परंपरा को कैनली कहा जाता है। ये बड़े घरानों के बीच के बड़े झगड़ों को चाकू की लड़ाई से सुलझाने का तरीका है। पॉल फयाद को हराकर एरेकिस और गद्दी जीत लेता है।
मजबूर होकर बादशाह शैडैम सिंहासन छोड़ देता है और पॉल इरुलान से शादी कर लेता है। लेकिन कैनेली में पॉल की जीत का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बड़े घराने उसे गद्दी पर स्वीकार कर लेते हैं। जब पॉल और फयादा रॉथ लड़ रहे थे तब सारे बड़े घराने सम्राट के बुलावे पर एरेकिस के आसमान में इंतजार कर रहे थे। पॉल फयाद रॉथा को मार देता है और फिर गुरने को ये कहने भेजता है कि अब वो बड़े बड़े घरानों का नया राजा है। पर गुरने वापस आकर बताता है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ये सुनकर पॉल गुस्से में अपने फीमेन सेना को हुक्म देता है, चलो उन्हें स्वर्ग भेज दो। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पहले पॉल सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, मगर अब वो जो उन बड़े घरानों को नहीं मानता उन्हें खत्म करने को तैयार है। वो फ्रीमैनों को खूनी जंग में भेज रहा है, भले ही उसकी वजह से पूरी गैलेक्सी तबाह हो जाए, जैसा कि उसके सपने में दिखा था। पर उस जीवन जल को पीने के बाद वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो राजा बनेगा, चाहे कितने ही फ्रीमैन मर जाएं। ये देखकर जेसिका और उसकी होने वाली बेटी को लगता है कि मुआदीब का ये पवित्र युद्ध शुरू हो गया है। पॉल के फैसलों से परेशान होकर चानी आंसू लिए वहां से चली जाती है और रेगिस्तान के कीड़े की सवारी करने निकल पड़ती है। फिल्म किताब से थोड़ा हटके चलती है। किताब में फ्रीमैन पॉल के मारे जाने का बदला लेने के लिए अभी युद्ध नहीं करते। ये लड़ाई तो ड्यून और ड्यून मसीहा किताबों के बीच की है, मगर फिल्म में ऐसा लगता है कि ये जंग हो चुकी है, मतलब अंत किताब जैसा ही है। पॉल जीत गया, पर बहुत बड़े नुकसान के साथ। लेकिन फिल्म के आखिर में एक फर्क है। किताब में चानी पॉल के साथ रहती है, मगर फिल्म में वो अकेली रेगिस्तान में जाने के लिए रेत के कीड़े को संभालने का सामान तैयार करती है। इससे लगता है वो भी पॉल के खूनी राज से नाखुश है। पहले जेसिका ने पॉल से कहा था कि वो चानी के लिए दुखी है, मतलब चानी उसे छोड़कर जा रही है क्योंकि पॉल एक पागल धर्मांध बन गया है। ये चानी ने कभी नहीं चाहा था। पर पॉल अपनी माँ से कहता है, वो समझेगी, मैंने देखा है। ये शायद अगली किताब यानी कि अगले नॉवेल ड्यून मसीहा की तरफ इशारा करता है, जो कई साल बाद की कहानी है और उसमें चानी पॉल के जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। नॉवेल में चानी बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है, लेकिन वो आखिर तक पॉल के लिए वफादार रहती है। ड्यून पार्ट 2 का अंत किताब की कहानी से मिलता जुलता है, जो किसी दीवार में छेद की तरह अगली फिल्म ड्यून 3 का रास्ता खोल देता है। अगर ड्यून 3 बनती है तो ड्यून पार्ट 2 में किए गए छोटे बड़े बदलाव एट्रेडस खानदान, फ्रीमैन लोगों और एरेकिस की कहानी का पूरा रुख बदल सकते हैं। अगर आप कहानी को गहराई से देखें तो ये शायद अमेरिका के मध्य पूर्व के देशों में घुसपैठ और उनकी आपसी लड़ाई को दर्शाती है। इस लड़ाई में वो विद्रोह करवाते हैं, जिससे ताकतवर धार्मिक नेता पैदा होते हैं जो बाद में उन्हें ही चुनौती देते हैं। यहाँ पॉल वो धार्मिक नेता है और बेने गेसेरेट वो गुप्त संगठन जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। पॉल को वही शक्तियां मिली हैं, लेकिन अब लगता है वो उसी भविष्यवाणी का खतरनाक रूप बन चुका है जिससे बेने गेसेरेट डरते थे। फिल्म में सम्राट और बैरन को मध्य पूर्व के सरदारों की तरह दिखाया गया है जो सिर्फ ताकत के लिए लड़ते रहते हैं। इसमें यह बताने की कोशिश है कि कैसे बाहरी ताकतें किसी इलाके में घुसकर वहां के लोगों को आपस में लड़ा देती हैं, जिससे उनकी अपनी सत्ता मजबूत हो। तो आइए देखते हैं इस फिल्म का वर्डिक्ट क्या कहता है। डेनिस विलेन्यूव की ड्यून शानदार फिल्म का दूसरा पार्ट एक और धमाकेदार साइंस फिक्शन है, जो देखने में ऐसा लगता है मानो हम किसी श्रूम ट्रिप पर निकल गए हैं। यानी कि हमारे दिमाग को ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाते हैं वो, जिससे आसपास की दुनिया असली नहीं लगती, किसी और ही दुनिया की लगती है। फिल्म की तस्वीरें तानाशाही और साम्राज्यवाद यानी कि फैसिज्म एंड इंपीरियलिज्म, गुरिल्ला युद्ध, रोमांस की कहानी बयां करते हैं। फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के उपन्यास पर आधारित विलेन्यूव की ये फिल्म सह लेखक जॉन स्पीरहेट्स के साथ मिलकर बनाई गई है।
फिल्म में लड़ाई का एक बड़ा सा दृश्य है जो शायद थोड़ा आम सा लगता है, और ये डेविड लीन, जॉर्ज लुकास और रिडले स्कॉट की फिल्म ग्लैडिएटर से मिलता जुलता है। लेकिन विलेन्यूव ने अपनी राजनीतिक बातों और शानदार इमेजेस के जरिए इस फिल्म को अपना बना लिया है। अगर आपने पहले वाली ड्यून नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म थोड़ी अधूरी लग सकती है। फिल्म का अंत शायद थोड़ा जल्दबाजी में दिखाया गया है, मानो 330 मिनट की फिल्म को जल्दी खत्म कर रहे हों। लेकिन फिल्म की कमाल की स्टाइल और बेहतरीन एक्टिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म की शुरुआत रेगिस्तान में एक और धमाकेदार लड़ाई के साथ होती है, जिसमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी इतनी शानदार और डरावनी लगती है मानो हम भविष्य के युद्ध को देख रहे हैं। फिल्म के हर छोटे से छोटे डिजाइन पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये फिल्म सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर और प्रोडक्शन डिजाइनर पैट्रिस वर्मेट की जीत है। हैंस जिमर का संगीत भी लाजवाब है, जो कभी दुखी करता है तो कभी एकदम जोश से भर देता है। डेनिस विलेन्यूव ने इस फिल्म में कमाल का निर्देशन किया है। बड़ी हिम्मत, नयापन और सिनेमाई भाषा का शानदार इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस फिल्म को उसी सावधानी से संभाला है जैसा उन्होंने ब्लेड रनर 2049 के साथ किया था। और कलाकार तो दमदार हैं। टिमोथी शैलमेट ने पॉल एट्राइडस के किरदार में कमाल का अभिनय किया है। रियलिस्टिक, बेबाक और दमदार हीरो के रोल में वो परफेक्ट लगे। जेडेया, रेबेका फर्ग्यूसन, जेवियर बार्डेम और जोश ब्रॉलिन हमेशा की तरह शानदार हैं। स्टेलन स्कॉर्सगार्ड और डेव ब्रेटिस्टा ने अपने खतरनाक किरदारों को बखूबी निभाया है, मगर असली धमाल तो ऑस्टिन बटलर ने फयाद रौथा बनकर मचाया है। फ्लोरेंस पुग और क्रिस्टोफर वॉकेन कलाकारों की शानदार टीम में नया और मजबूत तड़का लगाते हैं। शानदार फिल्म है। कुल मिलाकर ड्यून पार्ट 2 एक प्रेरणादायक, अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत साइंस फिक्शन फिल्म है। ये स्पेस की कहानी है जहां मिथक, रोमांच और किस्मत का शानदार संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है जो अचानक सिनेमा घरों में कम ही देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां भी हैं इस फिल्म में। मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी पर विलेन्यूव को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक्शन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ड्यून पार्ट 2 का रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और हर हफ्ते के सिनेमा और सीरीज के धमाके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।